आइए आज के इस डीप डाइव में एक ऐसे हाई स्टेक्स कोर्टरूम ड्रामे की परतें खोलते हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका की। देखिए, एक तरफ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी की गुहार और दूसरी तरफ है असम पुलिस का बेहद सख्त रुख। पुलिस का सीधा आरोप है कि चुनाव में दखलंदाजी और बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस पूरी कानूनी लड़ाई को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इन अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का महामुकाबला, फिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है, इसकी उलझी हुई न्यायिक यात्रा, बचाव पक्ष यानी स्वतंत्रता का तर्क, उसके बाद राज्य का कस्टडी मांगने का तर्क और अंत में इस पर आने वाले फाइनल फैसले का इंतजार। शुरुआत करते हैं सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का महामुकाबला। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदूरकर की बेंच ने इस बेहद हाई प्रोफाइल मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और सच मानिए, ये कोई रूटीन हियरिंग नहीं थी। कोर्टरूम के अंदर जो गर्मागर्म बहस हुई ना, उसमें सिर्फ एक राजनेता की आज़ादी दांव पर नहीं है, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी हदों के बीच का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस भी टिका हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले एक कानूनी टर्म को समझना बहुत जरूरी है जो इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट है, और वो है अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत पर रिहा करने का एक लीगल डायरेक्शन होता है। पवन खेड़ा इसी कानूनी ढाल की मांग कर रहे हैं ताकि असम पुलिस उन्हें हिरासत में न ले सके। आखिर ये किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता को बचाने का एक बहुत ही अहम टूल है। सुनवाई के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण था। पवन खेड़ा की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में एक बहुत ही तीखी बात कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी कब्र में भी बेचैन हो जाते अगर उन्होंने सोचा होता कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संवैधानिक काउबॉय या संवैधानिक रैम्बो की तरह बात करेगा। दरअसल बचाव पक्ष का आरोप है कि असम के मुख्यमंत्री ने खुलेआम कथित तौर पर यह धमकी दी है कि खेड़ा अपना बाकी जीवन असम की जेल में बिताएंगे। डॉक्टर सिंघवी ने इन कथित बयानों की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक बिल्कुल अभूतपूर्व मामला बताया। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का हाल। अब आते हैं विवाद की जड़ पर, शुरुआत और एफआईआर। आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। इस विवाद की चिंगारी भड़की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूया शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं। बस फिर क्या था? इसके जवाब में रिनिकी भूया शर्मा ने सीधे गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, और यहीं से इस पूरे कानूनी चक्रव्यूह की शुरुआत हुई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई मामूली एफआईआर नहीं है। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी गंभीर है। देखिए, धारा 175 चुनाव में गलत बयान देने को लेकर है, 318 धोखाधड़ी के लिए, 338 और 337 फर्जीवाड़े से जुड़ी हैं, 340 फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने पर और 352 और 356 अपमान और मानहानि के लिए। मतलब साफ है, राज्य सरकार इसे सिर्फ एक हल्की फुल्की राजनीतिक बयानबाजी नहीं मान रही है, बल्कि इसे एक सीरियस क्राइम की तरह देख रही है। इसके बाद शुरू होती है इनकी न्यायिक यात्रा, जिसे हम कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र का पिंग पोंग। आइए देखते हैं कि कैसे ये केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के चक्कर काटता रहा। ये टाइमलाइन सच में किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। 10 अप्रैल को क्या होता है? खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 15 अप्रैल को, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है। इसके बाद खेड़ा गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, पर वहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी जाती है। और अब घूम फिर कर ये मामला वापस सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है, जहां बस अब फाइनल फैसले का इंतजार हो रहा है। तो इस उलझे हुए सफर के बाद आइए समझते हैं स्वतंत्रता का तर्क यानी बचाव पक्ष की दलीलें क्या हैं। वरिष्ठ वकील डॉक्टर सिंघवी ने पवन खेड़ा का पक्ष रखते हुए इस पूरे केस को सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ दिया। उनका फोकस इस बात पर था कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। उनका सीधा सा तर्क है कि खेड़ा कोई आदतन अपराधी नहीं है, भाई वो तो एक एक्टिव पॉलिटिशियन है। बचाव पक्ष का कहना है कि अगर हम इस पूरे मामले का अर्क निकालें तो ये सिर्फ और सिर्फ मानहानि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का मामला है, मतलब राजनीति में लगाए गए आरोपों का एक राजनीतिक जवाब। डॉक्टर सिंघवी ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ट्रायल शुरू होने से पहले ही शिकायतकर्ता को अपने आदेश में एक निर्दोष महिला कैसे कह दिया।
डिफेंस का मानना है कि ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से ऐसा लगता है मानो हाई कोर्ट ने पहले ही अपना मन बना लिया हो। और इसी रणनीति के बीच डॉक्टर सिंघवी ने कोर्ट में एक बड़ा ही वाजिब सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हिरासत में लेकर पूछताछ करके अपमानित करने की क्या आवश्यकता है? उनका कहना था कि जब खेड़ा जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार है तो फिर गिरफ्तारी क्यों? उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि कैसे असम पुलिस के 50 से 60 जवान खेड़ा को पकड़ने के लिए दिल्ली के निजामुद्दीन आधम के, जैसे कि वो कोई बहुत बड़े आतंकवादी हों। हालांकि डिफेंस ने ये भी कहा कि ज्यादातर धाराएं जमानती हैं, लेकिन हाँ, बेंच ने ये याद जरूर दिलाया कि इनमें से कुछ धाराओं में आजीवन कारावास तक की सजा का भी प्रावधान है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि राज्य आखिर कस्टोडियल इंटेरोगेशन यानी हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? अगर बचाव पक्ष के हिसाब से यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मानहानि का मामला है, तो सरकार गिरफ्तारी पर इतनी अड़ी क्यों है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हिरासत का तर्क। अब नजर डालते हैं राज्य यानी सरकार की दलीलों पर। असम राज्य की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो तर्क दिए वो बचाव पक्ष की कहानी से एकदम उलट हैं। राज्य का साफ कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही खेड़ा फरार हैं और ये कोई आम मानहानि का केस तो बिल्कुल नहीं है। उनका दावा है कि इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है जिसे बेनकाब करना बहुत जरूरी है। सरकार ने कोर्ट को समझाया कि आखिर उन्हें कस्टोडियल इंटेरोगेशन की इतनी जरूरत क्यों है। देखिए, कस्टोडियल इंटेरोगेशन यानी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करना किसी भी नॉर्मल पूछताछ से बिल्कुल अलग होता है। पुलिस का ये मानना है कि जब तक आरोपी पर पुलिस कस्टडी का दबाव नहीं होता, तब तक कुछ खास सच और किसी बड़ी साजिश के तार आसानी से बाहर नहीं आ पाते। और सच कहूं तो ये राज्य की दलीलों का सबसे सीरियस हिस्सा है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में साफ तौर पे कहा कि वे विदेशी तत्व कौन थे जिनकी हमारे चुनावों में हस्तक्षेप करने में दिलचस्पी थी। उन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा ने जो पासपोर्ट और अमेरिकी कंपनी के दस्तावेज दिखाए थे वो जांच में एकदम जाली निकले हैं। अब राज्य सरकार ये जानना चाहती है कि ये जाली डॉक्यूमेंट्स खेड़ा के पास आए कहाँ से, इसके पीछे असली मकसद क्या था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे चुनावों में दखल देने के लिए किसी विदेशी ताकत का हाथ था? बस इन्हीं सवालों के जवाब उगलवाने के लिए राज्य सरकार कस्टडी की मांग कर रही है। तो मामला कुछ यूं है कि दोनों पक्षों के दावों में जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ डिफेंस है जो इसे सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल रिएक्शन और मानहानि का मुद्दा बता रहा है, और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष है जो इसे फर्जीवाड़ा, जाली दस्तावेज और चुनावों में विदेशी दखलंदाजी जैसे बहुत ही गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराध के रूप में देख रहा है। अंतिम फैसले का इंतजार और न्याय का संतुलन। इन तमाम भारी भरकम दलीलों और दावों को सुनने के बाद हम वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहां से चले थे। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात पूरी मजबूती से रख दी है और अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत को तय करना है कि न्याय का पलड़ा किस तरफ झुकेगा। इस अहम केस के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो केस नंबर SLP क्रिमिनल 7786 ऑफ 2026 पवन खेड़ा बनाम असम राज्य। देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा ना, वो सिर्फ इसी केस तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये फैसला हमारे लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ी नज़ीर बन सकता है जो ये तय करेगा कि राजनेताओं की बयानबाजी और पुलिस की जांच करने की पावर के बीच में आखिर संतुलन कैसे बनाया जाए। और आज के इस डीप डाइव के आखिर में हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। राजनीतिक बयानबाजी और आपराधिक फर्जीवाड़े के बीच आखिर रेखा कहाँ खींची जाती है? जब कोई राजनेता पब्लिक प्लेटफॉर्म से कोई बड़ा आरोप लगाता है तो वो कब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में होता है और कब वो लाइन क्रॉस करके क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल फैसले में इस लक्ष्मण रेखा को कहाँ खींचता है, क्योंकि इसका सीधा असर पर्सनल लिबर्टी और राज्य की जांच एजेंसियों के अधिकारों दोनों पर पड़ेगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।